सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय दिया क्योंकि एक बहुत अहम इशू जिस पर आज मैंने आपके साथ बातचीत करनी है, ये इशू मणिपुर से भी जुड़ा हुआ है और अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। ये इशू ईसाइयों से, क्रिश्चियन से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल हलकों में तमाम ऐसी चर्चाएं बहुत तेज हैं कि मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में लगाया गया। एन वीरेन सिंह को लंबी हिंसा के बाद इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका जाना था और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करनी थी। और हम पूरी अगर टाइमलाइन भी देखते हैं तो ये देखते हैं सर कि 10 से 12 तारीख को पीएम फ्रांस में थे, लेकिन जैसे ही 13 तारीख को अमेरिका के लिए वो निकलते हैं, उसी वक्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया जाता है, एन बीरेन सिंह को हटा दिया जाता है। तो क्या हम इन कड़ियों को जोड़ सकते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा मिजोरम के ही मुख्यमंत्री ने अमेरिका में ही जाकर क्रिश्चियन स्टेट को लेकर एक बड़ी बात भी कही थी कि हम तीन तीन कंट्री की हुकूमत यानी कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार की सह रहे हैं और तीन तीन कंट्री का आदेश हमें झेलना पड़ रहा है। उनके ऊपर भी एक स्टेट के खिलाफ इतनी बड़ी बात करने के बाद भी उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या ये अंकल सैम का एक प्रेशर है जिस कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और जिस कारण मिजोरम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? सर देखिए राजेश जी, जो भी देश शक्तिशाली होता है जी वो अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है। और जब सर्वोच्च शक्ति हो कि अमेरिका है आज की स्थिति में, जी आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, तो अमेरिका अपने आप को सर्वोच्चता बनाए रखना चाहता है, उसको असर्ट करता है। दूसरा है, अमेरिका और ज्यादातर पश्चिमी राष्ट्र हैं, वहां पे धर्म की दृष्टि से क्रिश्चियनिटी है वो डोमिनेंट है। किसी भी देश का धर्म वहां क्रिश्चियनिटी नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसका जी राष्ट्र का धर्म ये है। वैसे वो सेकुलर या धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन वहाँ के समाज हैं वो बहुमत के हिसाब से क्रिश्चियन डोमिनेटेड हैं। तो उसका स्वाभाविक रूप से प्रभाव होना और भारत की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उससे कनेक्शन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और भारत में जितने क्रिश्चियनिटी बढ़ी है वो धर्म परिवर्तन से बढ़ी है, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वो उन देशों से नहीं आए हैं, जो जी भारत के ही लोग हैं यहाँ के पुराने जमाने से, उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया है। क्रिश्चियनिटी को क्यों अडॉप्ट किया वो एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है। उसमें हमारे यहाँ के जो दूसरे धर्म थे उनमें कुछ कमियां थी, या क्रिश्चियनिटी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, या उन्होंने क्रिश्चियनिटी ने कोई इक्विटी का या उनके विकास का कुछ ऑफर किया होगा, ऐसा विश्वास दिलाया होगा। कारण बहुत हो सकते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आपका सवाल है नॉर्थ ईस्ट को लेके, और आपने स्वयं ने बताया कि मिजोरम के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बिल्कुल। ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन स्टेट बनना चाहिए, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, जो कि अच्छे टेस्ट की बात नहीं थी। भारत का एक कोई भी मुख्यमंत्री दूसरे देश में जाके धर्म के आधार पे किसी राज्य के निर्माण की बात करे, क्योंकि भारत में अगर केंद्र और राज्य जब विघटन हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें किसी भी स्टेट का निर्माण भी धर्म के आधार पे नहीं हुआ। फिर भी जी कुछ राज्यों में अलग धर्म है, जैसे पंजाब में सिख डोमिनेशन है, कश्मीर वैली में है वहाँ इस्लाम का डोमिनेशन है, कुछ स्टेट्स में हम ये कह सकते हैं कि हिंदू डोमिनेशन है। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत की इमेज भारत दुनिया में ये बन रही है कि भारत में हिंदू डोमिनेशन आ रहा है। वो इमेज अच्छी है या बुरी, किसने क्रिएट की, वो एक फिर बहस की बात हो जाएगी। लेकिन भारत की इमेज ये बाहर बन रही है कि एक हिंदू धर्म है वो रीअसर्ट कर रहा है। हो सकता है भारत में कहीं भी हिंदू को राज्य धर्म भी बना दें, जो कि सही है या गलत है मैं नहीं करूँ। आशंकाएं दुनिया में ऐसी हो रही हैं। तो ऐसे समय में अगर भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और मणिपुर एक क्रिश्चियन स्टेट है, तो वहां अगर लंबे समय से कोई
हालात गड़बड़ चल रहे हैं, हिंसक वातावरण बना हुआ है, राजनीतिक अस्थायित्व उसको हम कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो क्रिश्चियन संगठन हैं, वो कोई न कोई मांग रख सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद में हमें ये एक्सक्यूज हो जाएगी, देखिए वहाँ अस्थायित्व था, संवैधानिक संकट की स्थिति बन रही थी, इसलिए हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। इन ड्यू कोर्स नई गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है चुनाव के द्वारा, या उसी असेंबली में नया कोई सीएम आ सकता है, वो असेंबली कंटिन्यू कर सकती है। तो ये तो होना स्वाभाविक है। जी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आज भी हम कहें, ये लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट की समस्या भारत के लिए रही है, तो मैं उनको सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो जातीय मूवमेंट है जिसको हम एथनिक मूवमेंट कहते हैं, ट्राइबल्स हैं, वो लंबे समय से अपनी पहचान को असर्ट कर रहे हैं, और उनको ये आशंका लग रही है कि भारत की जो व्यापक पहचान है वो हमारी जो जातीय पहचान है या जो जनजातीय पहचान है उसको कहीं खत्म न कर दें, डोमिनेट न कर लें, और इसलिए वो राजनीतिक रूप उसको देते हैं आंदोलन को, और कभी कभी वो हिंसक हो जाता है। कुछ आंतरिक कारण है और कुछ हमारे पड़ोसी हैं, जैसे म्यांमार है, चीन जी। है, उधर से कुछ हथियार मिल जाते हैं, और इनके जो बाहर म्यांमार में, बांग्लादेश में लिंकेजेस हैं, सोशल रिलेशंस हैं, कुछ के मैट्रिमोनियल रिलेशन है, अगर जी। किसी का मामा रहता है, चाचा रहता है, ताऊ रहता है अक्रॉस द बॉर्डर, तो उसको फिर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर तो बना दिए, लेकिन समाज को विभाजित किया है, और ये सभी दक्षिण एशियाई देशों की समस्या है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश लेकिन हो, एक श्रीलंका पॉइंट हो। सर, जो जी, क्योंकि बहुत डिटेल से आपने बताया, लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूं और ये बहुत गंभीर है, हाल ही में जो पंजाब से रिपोर्ट आ रही है, हरियाणा से रिपोर्ट आ रही है, वहां पर भी जो पादरी हैं क्रिश्चियंस के वो जो आते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। धर्म परिवर्तन पंजाब में भी बहुत तेजी से हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर लें, नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की, अगर हम 1947-48 में चले जाएं तो इतना ईसाई धर्म वहां पर मौजूद नहीं था सर। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दशक में बहुत ज्यादा वहां पर धर्म परिवर्तन हुआ है, या क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ी है। एकाएक तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन वहां पर ज्यादा हुआ है। और हाल ही में मैंने कुछ अमेरिकी जो पूर्व फौजी थे, एक्स आर्मी के उनके सोल्जर थे, उनको वहां पर देखा, जो बाइबल के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे थे, उनको वेपन्स दे रहे थे, ड्रोन दे रहे थे, उनको बुलेट प्रूफ दे रहे थे, और वेपन हैंडलिंग तक सिखा रहे थे। तो क्या ये एक डीप स्टेट अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर अमेरिका का मौजूद नहीं है सर, जो पंजाब के अंदर भी इस वक्त कन्वर्जन करा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ ज्यादा ही, उड़ीसा को भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, और इस पूरी ये जो पट्टी है पूरी, इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है सर। देखिए इसमें राजेश जी मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, वो जिस तरह के धर्म हैं, उसमें कन्वर्जन होना आसान है, कन्वर्जन की प्रक्रिया है। अब मान लीजिए भारत में हिंदू धर्म कन्वर्जन करवाना चाहे, तो हिंदू धर्म में अलग-अलग विभाजन है, जाति के आधार पे, समुदाय के आधार पे। तो यहाँ उस तरह से कन्वर्जन करा के आप हिंदू धर्म में लेना चाहोगे तो किस में लोगे? इसलिए हिंदू धर्म अगर कन्वर्जन कराना चाहे तो प्रक्रिया डिफिकल्ट है। तो उन धर्मों में कन्वर्जन आसान है। एक तो ये धर्म वाली बात हुई। दूसरी महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज में डिवीजन इतना है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, अमीर गरीब का हो, और एक सेंस ऑफ इक्विटी उस सेंस में नहीं है जो मेरा पॉइंट समानता ऑफ, का वत। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझना चाहूंगा चीजों मैं को, उसी पे क्योंकि आ रहा मैं हूँ, अपने तीसरा सवाल को मैं और क्लियर करता हूं कि क्या इस मुद्दे को, जो एक कन्वर्जन का मुद्दा है, और जो अमेरिका का डीप स्टेट, खासकर जो पादरी क्रिश्चियन जो भी उन्हें कहते हैं, जो यहाँ पर एक्टिव है नॉर्थ ईस्ट में या पंजाब में, क्या इस मुद्दे को भारत को अमेरिका के सामने एक बड़े लेवल पे नहीं उठाना चाहिए कि देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे अंदर? देखिए डीप स्टेट एक्टिव है या नहीं उसका एविडेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से जो कन्वर्जन हो रहा है तो उसमें पादरियों की भूमिका या वहाँ के धार्मिक संगठन है वो है। और डीप स्टेट यानी अमेरिकन गवर्नमेंट, डीप स्टेट मीन्स गवर्नमेंट,
तो वो कितना सपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो रिपोर्ट तो हमारी इंटेलिजेंस के पास ज्यादा अच्छी हो सकती है, और निश्चित रूप से हमारी इंटेलिजेंस या हमारी गवर्नमेंट कॉग्निजेंस ले रही होगी। आप और हमारे सामने डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस सही तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से नहीं आ सकते। हाँ, जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं पहले से, वो यहाँ के लोकल और बाहर से भी प्रभावित होके कुछ फाइनेंशियल टेम्पटेशन भी दे रहे हैं, सामाजिक समानता का टेम्पटेशन भी दे रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि पंजाब हरियाणा में लार्ज स्केल हो रहा है, तो मैं तो पंजाब हरियाणा में कई बार विजिट कर चुका हूँ, इतना लार्ज स्केल तो नहीं है जितना अपना मीडिया हाइप कर रहा है। तो दोनों ओके। तरफ से, एक हमारे मीडिया को भी इतना हाइप नहीं करना चाहिए, और अगर हो रहा है हमारे सरकार को और हमारी इंटेलिजेंस को इसके बारे में एक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव होंगी मेरे ख्याल से। आप और हमारे को मालूम नहीं होता है, देखिए जी, इंटेलिजेंस की चीज, और मालूम होनी भी नहीं चाहिए आप और हमारे को, तो निश्चित रूप से वो सक्रिय होंगी। लेकिन वीजा कौन देता है? बाहर से आते हैं का काम तो हमारी सरकार करती है, हमारे मिशन बिल्कुल। करते हैं। तो जिनको वीजा देते हैं इस, और उन पे थोड़ा बहुत भी संदेह है कि ये जाके कन्वर्जन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें सतर्क रहना चाहिए। मेरे ख्याल से सतर्क रहते भी होंगे, ऐसा ऐसा नहीं है कि चलिए। नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और जिसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है तो वो तो जनजाति के लोग हैं। 50 साल पहले हो, 60 साल पहले हो, 100 साल पहले हो, कन्वर्जन से ही क्रिश्चियन बने। ओरिजिनली तो जी, वो क्रिश्चियन नहीं हो सकते। तो कन्वर्जन तो हो रहा है, लेकिन उसके हम प्रिवेंटिव मेजर्स केवल उनको रोक के नहीं ले सकते। सामाजिक स्तर पे भी हमें कुछ करना चाहिए। एक विकास की प्रक्रिया उस तरीके से बनानी चाहिए कि वो कन्वर्जन की तरफ नहीं जाएं, और ओके। दूसरा हमारे जो सामाजिक समानता का दृष्टिकोण है वो भी लाना चाहिए। तो ये कई लेवल पे हमें काम करना चाहिए, और उनकी जो स्वायत्ता है जनजाति की, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई खतरा है भारत की तरफ से, या ठीक भारत है। में जो डोमिनेंट रिलीजन है हिंदुइज्म है उससे कोई उनको खतरा है, ऐसा नहीं लग रहा। उनको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आपकी जो जनजातीय पहचान है, दो पहचानें अलग हैं, धर्म की पहचान और जनजाति की पहचान है। तो जनजातीय पहचान है, उसको कोई कोई खतरा नहीं है। हम आपके कस्टम्स हैं, आपकी संस्कृति है, उनको स्वीकार करते हैं। हाँ, भारत का कंसर्न ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, संविधान के प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए। कल्चरल पैरेललिज्म जिसको मैं कहता हूँ कि भारत एक कल्चर का नहीं हो सकता, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और सब संस्कृतियों को फ्लोरिश होने देना चाहिए। मेरे ख्याल से वही भारत के लिए ज्यादा सकारात्मक दृष्टि है। सांस्कृतिक एक रूपता लाने का कभी प्रयास करते हैं तो वो रिएक्टिव हो जाती है, और ये कई बार हम स्टेट्स के रिलेशन में, जैसे तमिलनाडु और भारत है या दूसरे सदर्न स्टेट है, ये रिएक्शन हो जाता है। तो हमें जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म की बात करना चाहिए। संविधान सर्वोच्च है, सबको ठीक है। संविधान स्वीकार करना चाहिए। यही भारत का एक सही तरीका हो सकता है, भारत की पहचान हो सकती है। जी। जी सर, लेकिन चलिए ये ज़रूरी भी है, लेकिन जिस प्रकार से मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं, उससे एक बहुत उम्मीद भी है कि अजय कुमार भल्ला जो गवर्नर बनाए गए हैं, जल्दी मणिपुर में सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का, और शायद इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आप आए और इस कह सकते हैं कि बहुत संवेदनशील मुद्दा था जिसके ऊपर आपने बात रखी। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।